छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लड़की हिस्टेरियाई अंदाज में उस व्यक्ति से छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? क्यों मरना चाहती हो? विकास लगातार उस लड़की को थामे हुए पूछ रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। लड़की जब उसकी पकड़ से छूटकर आगे न जा सकी तो वहीं घुटनों के बल पटरी पर बैठकर फपक कर रो पड़ी। विकास ने उसे सहारा देकर उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। उसने उसे पानी के लिए पीने के लिए पानी दिया। लड़की अब कुछ समझ चुकी थी। उसका रोना तो थमा, लेकिन वो अब भी सिसकियां ले रही थी। क्यों मरना चाहती हो तुम? जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसे ऐसे क्यों खत्म करने पर आमदा हो? लड़की बोली, महंगी कार में बैठकर जिंदगी खूबसूरत ही लगती है। लड़की के चेहरे पर मायूसी छाई थी। विकास ने उसे ध्यान से देखा। करीब 23-24 वर्ष की वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूती सलवार कमीज पहना हुआ था। उसके सुनहरे लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। मेकअप का नामो निशान न होते हुए भी उसका उदास और परेशान चेहरा बेहद दिलकश था। ये सादगी से भरी ऐसी खूबसूरती थी जो किसी के दिल में घर बना ले। मर ना जाऊं तो क्या करूं मैं? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लड़की की फिर से रुलाई फूट पड़ी। बांटने से दुख कम हो जाता है। तुम चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकती हो। विकास ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लड़की कुछ पल चुप रहने के बाद बताने लगी। मेरा नाम आरती है। मेरी माँ को कैंसर है और वो हॉस्पिटल में है। उनके इलाज के लिए हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी नौकरी भी नहीं रही। थिएटर करती थी, वो भी बंद है। अब माँ के महंगे इलाज के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं मेरे पास। 2 दिन बाद माँ का ऑपरेशन है। आज पैसे जमा करने थे और मैं कई दिनों से भटक रही हूँ, लेकिन पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। आरती ने एक बार चौंक कर विकास की ओर देखा और फिर सामने की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की जगह अब व्यंग की रेखाएं उभर रही थी। ओह, फिर वही पुरानी कहानी। तो जवान लड़की देखकर आप भी उसकी कीमत लगाने लगे साहब। आरती ने आवेश में अपना दुपट्टा एक तरफ फेंकते हुए अपना सीना आगे कर तड़प कर कहा। ओह। तो विकास ने बोला, ओह सटअप। तुम्हें क्या लगता है मैं लाखों रुपए में तुम्हारा जिस्म खरीदना चाहता हूँ? विकास को उस पे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने दुपट्टा उठाकर आरती को दे दिया। आरती ने फिर से अपने सीने को ढक लिया। तो रास्ते चलती लड़की को लाखों रुपए की पेशकश करने वाले कलयुग के महात्मा हैं आप। एक, इस एक साल में मैंने दुनिया देख ली विकास साहब। ये दुनिया जवान लड़की को नोचना तो चाहती है, लेकिन बेवजह उसकी मदद कोई नहीं करता। बेवजह नहीं, वजह है मेरे पास। विकास ने ठंडे और ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया। और क्या है वो वजह जिसके लिए आप मुझे लाखों रुपए देने को तैयार हो गई? आप तो मुझे जानते तक नहीं। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, उसके लिए बाजार भरा पड़ा है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बेहद शांत आवाज में विकास ने कहा। आरती उसकी ये बात सुनकर ऐसे चौंक उठी जैसे उसे एक साथ कई बिच्छुओं ने काट लिया हो। शादी? हाँ शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम्हें मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करनी होगी। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मतलब दिखावे की शादी? हाँ। तुमने बताया ना कि तुम थिएटर में काम करती हो, तो बस सोच लो ये तुम्हारा एक्टिंग असाइनमेंट है। तुम्हें एक गांव में चलना होगा जहां तुम एक मेरे परिवार की बहू की तरह रहोगी। कितने दिनों तक ये एक्टिंग मुझे करनी होगी पता नहीं है। ये तो गांव जाकर ही पता चलेगा। हफ्ता भर, महीना भर या उससे ज्यादा। वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए होगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। अभी तुमने बताया ना कि तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए आज रात पैसे जमा करने हैं। देखो कुछ देर में सूरज डूब जाएगा। ओह,
तो आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? आरती ने आह भरकर कहा। विकास, नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है सोचने के लिए। सोच लो, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मैं करवाऊंगा। आरती ने अपनी माँ की बीमारी से नाउम्मीदी से जूझता चेहरा और डॉक्टर की चेतावनी आरती के कानों में गूंज रही थी। अपनी माँ के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। मिस आरती, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए भरोसा रखिए कि आपको मेरी पत्नी बनने से ज्यादा परिवार की बहू बनने की सिर्फ एक्टिंग करनी है। एक्टिंग शब्द पर जोर देते हुए विकास ने रूमे स्वर में कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। ठीक है, चलो। आरती ने हाँ कहते ही विकास ने कार स्टार्ट की और कार हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगे। कुछ समय पहले उधर उसी शहर के एक शानदार अपार्टमेंट के सामने में बालकनी में खड़े एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक विकास सिंह के मन में इस समय अभी कुछ ही देर पहले का दृश्य कौंध रहा था। हम कुछ सुनना नहीं चाहते मुन्ना। हमने तुम्हारी शादी ठाकुर बलदेव की लड़की से तय कर दी तो कर दी। लेकिन बाबूजी। क्या लेकिन? तुम जानते हो तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपनी बहुरिया को देखने की इच्छा पर टिकी है। उसकी जिंदगानी। लेकिन बाबूजी, मैं उस अनपढ़ गंवार लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे, काहे नहीं कर सकते शादी? तुमको शादी करना पड़ेगा, अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर बलदेव सिंह को हम क्या करेंगे? जी, वो क्या कीजिए उन्हें कि हमें मैंने शादी कर ली है यहीं शहर में। क्या तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? बस बाबूजी, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुन्ना। कान खोल कर सुन लो। अब अगर शादी कर ली तो कल के कल बहुरिया को लेकर गांव चले आओ, वरना हम वहां आ जाएंगे तुम्हें लेने, क्योंकि तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। बाबूजी, क्या हुआ माँ को? यहीं कह आकर देख लो। उधर ठाकुर बलदेव सिंह हमारी जान खाए हुए हैं। उन्हें भी तो पता जवाब देना होगा ना। लेकिन बाबूजी, लेकिन वेकिन कुछ हो नहीं। फौरन गांव चले आओ। और हाँ, अकेले मत आना, वरना वो ससुर तुमको भी गोली मार देगा और खुद भी मर जाएगा। विकास हेलो हेलो कहता रहा, लेकिन फोन कट चुका था। वो जानता था कि उसके पिता कुछ भी कर सकते हैं, जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। वह माँ के लिए तुरंत गांव जाना चाहता था, लेकिन उसका झूठ उसके गले का फंदा बन गया था। उसने सोचा बाबूजी को सब सच सच बता दे, लेकिन तभी उसे बगल के गांव में रहने वाले पिता के दोस्त ठाकुर बलदेव सिंह की मोटी बदसूरत फूहड़ गंवार लड़की चमेली की याद आ गई। उसे घबराहट के साथ पसीना आने लगा। नहीं, मैं मर जाऊंगा, पर उस चमेली से शादी हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन गांव गया तो बाबूजी बकरे की तरह पकड़ कर मेरी बलि दे देंगे। उफ, क्या मुसीबत है! अब अपने झूठ को सच बनाने के लिए मैं लड़की कहाँ से लाऊं? उसके लिए ये आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन अब उसे किसी भी हालत में एक लड़की चाहिए थी, जिससे वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके गांव जाने के लिए तैयार कर सके। लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था कि एक दिन में उसे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। विकास पागलों की तरह गाड़ी चलाता सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। यूं ही घूमते हुए जैसे ही उसकी कार एक फ्लाईओवर पर चढ़ी, चढ़ाई के कारण कार की गति कुछ धीमी हो गई। कार कुछ आगे पहुंची ही थी, एकाएक विकास की नजर अपने बाईं ओर गई। उसने देखा कि एक लड़की फ्लाईओवर की रेलिंग से सटी खड़ी नीचे झांक रही थी। लड़की ने एक बार नीचे झांका और फिर रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। विकास ने मन में खतरे की घंटी बजी। खूबसूरत लड़की और फ्लाईओवर, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। यह लड़की यहाँ फ्लाईओवर पर क्या कर रही है? कहीं ये विकास का सिक्स थिंग सेंस बहुत कमाल का है।
उसके इसी सेंस ने उसे बताया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने देखा लड़की पत्थर की रेलिंग पर पैर रख रही है। विकास को उसके इरादे नेक नहीं लगे। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और कार से लपक कर लड़की तक जा पहुंचा। इससे पहले कि लड़की फ्लाईओवर से नीचे पानी में कूदती, विकास ने एक झटके से उसे पकड़ खींच लिया। ये सब बस कुछ सेकंड में घटित हो गया। आरती के रूप में उसे अपनी समस्या का हल मिल गया था। इधर गाड़ी में बैठी आरती अपने ही विचारों में खोई थी। पूरे रास्ते वह इसी गिल्टी में डूब रही थी कि मैं आत्महत्या कर अपनी बीमारी से जूझती माँ को कितना बड़ा दुख देने वाली थी। अगर ऐन मौके पर विकास नहीं आता तो आज माँ के दिल पर दुखों का पहाड़ टूट गया होता। इसके जिम्मेवार सिर्फ मैं होती। तभी अचानक विकास ने झटके से कार रोकी। सामने लाइफलाइन हॉस्पिटल का साइन बोर्ड नजर आ रहा था। हॉस्पिटल आ गया है, चलो उतरो, विकास ने कहा तो एक झटके से वह अपने सुसाइड के ड्रामा से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गई और अब उसे कुछ नए सवाल परेशान करने लगे थे। मैं माँ को क्या बताऊंगी कि उनके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम मैंने अचानक कैसे कर लिया, जो अभी अभी हुआ है। क्या यह सब माँ को बताना सही होगा? माँ वैसे भी अपनी बीमारी के कारण टूट चुकी हैं। उस पर ये सब मैंने बताया तो जाने उनके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। विकास ने आरती को किसी गहरी सोच में डूबा देख फिर कहा, आरती, हॉस्पिटल के अंदर चलो और मुझे अपनी माँ की सारी डिटेल दो ताकि मैं आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूं। हाँ हाँ, कहते हुए आरती ने विकास को अपनी माँ की सारी डिटेल दे दी। विकास ने आरती से सब डिटेल लेकर रिसेप्शन पर बात करने लगी। कुछ देर बाद विकास ने आरती की माँ की सर्जरी और आगे के इलाज के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब उसे माँ के इलाज की कोई चिंता नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। आरती के चेहरे पर राहत देखकर विकास को भी अच्छा महसूस हुआ। अभी तक तो वह उसे बहुत परेशान नजर आ रही थी। माँ की चिंता ने उसका सुख चैन छीन लिया होगा। तभी तो ये लड़की आत्महत्या के कगार तक पहुंच गई। अपनी माँ से इतना प्यार करने वाली लड़की अब कुछ हद तक सहज दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि उसकी माँ का इलाज अब सुगमता से हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा। सुनो, तुम चाहो तो अब अपनी माँ से मिल सकती हो, उसने आरती से कहा। जी हाँ, मैं कुछ देर माँ के साथ रहना चाहती हूँ। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। जाने के लिए उन्हें कन्विंस करना मेरे लिए बहुत जरूरी भी है और मुश्किल भी। ठीक है, ये मेरा कार्ड है, इसे रख लो। इसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। कल सुबह अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट पहुंचना। तुम्हें टाइम से पहुंच जाना। ठंडी आवाज में विकास ने उसे एक विजिटिंग कार्ड थमाते हुए कहा और अपने गॉगल्स लगाते हुए बाहर की ओर बढ़ गई। कार्ड लेकर आरती लिफ्ट की ओर बढ़ती। अब वह ठीक उस कमरे के बाहर खड़ी थी जहां माँ को रखा गया था। अंदर जाते हुए उसका दिल बैठने लगा। वह दरवाजे के सामने खड़ी होकर सोचने लगी कि मैं माँ को क्या बताऊंगी, उन्हें सच कैसे बताऊं। यह ऐसा सच है जिसे माँ सुन नहीं पाएगी और माँ से झूठ मैं कैसे बोलूं। आज इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने माँ से कभी झूठ बोला हो। आज कैसे माँ का सामना कर पाएगी। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने मेरा झूठ पकड़ लिया तो, यह सोचते ही उसे पसीना आ गया। लेकिन जो भी हो, उसे माँ को कुछ न कुछ तो बताना ही होगा। उसने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से वह अंदर जाने लगी। अब कैसी तबीयत है माँ? उसने माँ का माथा छूते हुए पूछा और वहीं उनके पास बैठ गई। मैं तो ठीक हूँ बेटा, अभी बड़े डॉक्टर देख कर गए हैं। लेकिन तू कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं माँ, बस तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करने गई थी। ये सुनकर माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। लेकिन बेटा, कैसे होगा ये सब? मेरे इलाज के लिए हमारा सब कुछ तो बीत गया है। हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। तू ये सब कैसे करेगी?
ओ माँ, तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरती ने साइड में रखी फाइल की उलट पुलट करते हुए कहा, लेकिन बेटा देख, तू मुझे घर ले चल। नहीं कराना मुझे ऑपरेशन, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुझे और परेशान नहीं कर सकती मेरी बच्ची। अगर कांपते हुए स्वर में उन्होंने आरती से कहा। वो जानती थी कि वो लोग जिस बुरे समय से गुजर रहे हैं, उन्हें कौन इतने पैसे देगा। मेरी अच्छी माँ, कैसी बच्चों जैसी जिद करती हो। अरे सब इंतजाम हो गया, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मुझे एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। और तो और उन लोगों ने मुझे एडवांस में लोन भी दे दिया है। माँ, लेकिन मुझे कल ही निकलना पड़ेगा नौकरी ज्वाइन करने के लिए। अधिक समय नहीं दे रहे हैं वो लोग। ओ मेरी बच्ची, कैसा दुर्भाग्य लिखा है ना हमारी किस्मत में। तभी तो इतना परेशान होना पड़ रहा है तुझे। इससे तो अच्छा था भगवान मुझे उठा भी लेता। रोते हुए माँ ने दोनों हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखते हुए कहा तो आरती ने तपाक से उनके मुंह पर हाथ रख दिया। कैसी बात कर रही हो माँ? फिर से ये कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन होगा? कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें, बस थोड़े दिन ही परेशानी होना। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी चिंता बिल्कुल न करना। कहते हुए माँ का स्वर बरस गया। उन्होंने आरती का हाथ थाम लिया। दो आंसू उनकी पलकों के कोरों पर जुगनियों की तरह चमकने लगे। उनकी भरी हुई आंखें देखकर आरती का भी मन भर आया, पर उसने अपने आंसुओं को पी लिया। दोनों ही मन में भावुक हो गई थी, लेकिन एक दूसरे के सामने खुद को टूटा हुआ दिखाना नहीं चाहती थी। माँ, अब तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। मुझे छुट्टी मिलते ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। सुधा आंटी को बोल दूंगी, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। मैं समय मिलने पर उन्हें कॉल करती रहूंगी। कहते हुए आरती ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया और इस तरह उन दोनों के थमे हुए आंसुओं को बहने की सहूलियत मिल गई। माँ से विदा लेने के बाद आरती ने अपने घर जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट सहेज लिए। अपनी पड़ोसन सुधा आंटी से बात करके माँ का ध्यान रखने को कहा। ये सब करते हुए उसके मन में बस यही एक बात उठ रही थी कि आखिर ये विकास सिंह कौन है और उससे शादी क्यों करना चाहता है। अगले दिन सुबह कोर्ट में आरती और विकास ने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और कानूनी रूप से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। अपनी शादी के लिए एक लड़की के कितने अरमान, कितने सपने होते हैं, लेकिन आरती के जीवन में ये दिन कितनी विषमता लेकर आया था कि मजबूरी में उस दिशा में बढ़ रही थी जहाँ का रास्ता कहाँ जाता है वह नहीं जानती थी। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विकास के कहने पर आरती ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जरूर, लेकिन कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। फिर 15 मिनट बाद गाड़ी एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी होगी, विकास ने मॉल की ओर देखते हुए आरती से कहा। शॉपिंग? आरती ने चौंक कर पूछा। विकास, हाँ, क्या इन कपड़ों में तुम गांव जाओगी? कुछ साड़ियाँ, गहने और जरूरत का दूसरा सामान सब ले लो। लेकिन याद रखना, जो लेना है तुरंत लेना है, क्योंकि हमें आज ही गांव के लिए निकलना भी है। अंदर मॉल में साड़ियों के एक भव्य और विशाल शोरूम में बहुत महंगी साड़ियां लगी थी। उसने कभी जीवन में इतनी महंगी शॉपिंग नहीं की थी, तो उसके मन में एक हिचक होना स्वाभाविक था। उसने संकोच के साथ एक साड़ी उठाई, लेकिन विकास की आवाज पर वह साड़ी उसके हाथ से छूट गई। अरे ये नहीं, थोड़ी बढ़िया साड़ी दिखाइए, न्यूली मैरिड के हिसाब से। पेशगर ने तुरंत उसके सामने महंगी साड़ियों का ढेर लगा दिया। पति के साथ साड़ी की शॉपिंग करती किसी नवविवाहिता को कैसा महसूस होता होगा। आरती के मन में ऐसा ख्याल आया। उसने फिर से एक साड़ी उठाकर विकास की ओर देखा, जो अब फोन से किसी से बात करने में व्यस्त था, लेकिन उसकी नजरें आरती की ओर लगी थी। उसने मुंह बनाया तो आरती ने वो साड़ी वहीं छोड़कर दूसरी साड़ी उठाई। इस बार पेशगर ने
जो कि ये सब हरकतें नोट कर चुकी थी कि साड़ी को आरती के कंधे पर फैला दिया। आप न्यूली मैरिड हैं ना मैम? देखिए तो ये गुलाबी साड़ी आपके गोरे रंग पर खूब खिलेगी। आरती की तरह उस चतुर और निपुण सेल्सगर्ल की निगाहें भी विकास पर जा टिकी, जो अपलक आरती को निहार रहा था। विकास ने इशारे से ओके कहा तो सेल्सगर्ल ने फुर्ती से वो साड़ी साइड में रख दी। इसी तरह थोड़ी सी देर में साड़ियाँ, गहने और दूसरे सब जरूरी सामान की शॉपिंग हो गई और वे लोग गाड़ी में बैठकर विकास के घर की ओर बढ़ गए। आरती को ये एहसास था कि विकास की पृष्ठभूमि काफी संपन्न है, तभी वह लाखों रुपए खर्च करके उसकी मदद कर रहा है। लेकिन उसके अपार्टमेंट पर पहुंचकर यह विकास विचार और प्रबल हो गया। शहर की पॉश सोसाइटी में करोड़ों की कीमत वाला उसका अपार्टमेंट वाकई बहुत शानदार था। काफी सलीके से सजाए गए उस अपार्टमेंट में जरूरत का हर सामान मौजूद था। बहुत ही शानदार और महंगा फर्नीचर, बेल्जियम का कारपेट, दीवार पर लगी एक्सक्लूसिव पेंटिंग और शानदार इंटीरियर, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ ऐसा था जो आरती ने केवल फिल्मों या टीवी सीरियल में ही देखा था और आज ये प्रत्यक्ष देख रही थी। ये लो, ये साड़ी पहन लो। विकास ने आरती को वही गुलाबी रंग की साड़ी देते हुए कहा। साड़ी? अभी? हाँ, अभी। और तैयार होकर जल्दी से पैकिंग करो, हमें गांव के लिए निकलना ही है। और हाँ, मैंने हॉस्पिटल फोन करके तुम्हारी माँ के बारे में पता किया था। वे ठीक हैं, कल ऑपरेशन हो जाएगा। उनके लिए एक फुल टाइम नर्स का बंदोबस्त भी कर दिया है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। ये सुनकर आरती का मन विकास के प्रति आभार से भर उठा। अभी कल तक वह मरने जा रही थी और आज इस व्यक्ति के कारण उसकी माँ का इतना अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। वह अगर खुद को भी बेच देती तो शायद ये सब माँ के लिए नहीं कर पाती। उसका जो कुछ भी हो, पर कम से कम उसकी माँ को तो बेहतर इलाज मिल सकेगा। अभी ये सब सोच ही रही थी कि आरती को बाहर से विकास की जोर से पुकारने की आवाज आई और वह डर के मारे सहम उठी। हद हो गई, अरे कितना वक्त लगा रही हो, जल्दी करो। विकास ने गुस्से में उसे आवाज दी। असल में आरती ने इससे पहले साड़ी कभी नहीं पहनी थी, इसीलिए वह साड़ी लपेट जरूर रही थी, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने साड़ी पहनने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन वह सफल न हो सकी। क्या करूं, किसे कहूं, सोचते हुए यह रुआसी हो गई। आखिरकार जब कुछ समझ न आया तो उसने दरवाजा खोलकर विकास को पुकारा। विकास जी! ओ माय गॉड! तुम अब तक ऐसे ही साड़ी लेकर खड़ी हो? तुमने बोला था ना। विकास ने देखा पेटीकोट ब्लाउज पहने हुए वह खुद को एक तौलिए की ओट में किए हुए उसे पुकार रही थी। जी ओ मुझे साड़ी नहीं पहननी आती। आरती ने बहुत संकोच के साथ मन की बात कह दी। कहते हुए उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन हो रहा था कि जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। पर कोई और चारा होता तो ये पेटीकोट ब्लाउज में खड़ी वह विकास को मदद के लिए कभी न पुकारती। ओह, तो पहले बताना चाहिए था ना। अब किसको बुलाऊं मैं तुम्हारी साड़ी के लिए? झुंझलाकर उठा था विकास। तभी उसे एक आइडिया आया। यस, वेट, मैं यूट्यूब खोलता हूँ, उसमें जरूर कुछ मिलेगा। कहते हुए उसने सचमुच यूट्यूब पर साड़ी रैपिंग का एक वीडियो खोल दिया और उसकी मदद से वह आरती को साड़ी पहनने में मदद करने लगा। अरे ये लो, हिलो नहीं, हिलो मत, कहते हुए वह साड़ी की प्लेट बना रहा था और आरती हैरत से उसे देख रही थी। कितने रंग है इस आदमी के, कभी गुस्सा दिखाता है तो कभी कितना खड़ूस बन जाता है। लेकिन यही मेरी माँ के लिए वो सब भी कर रहा है जिसकी मैंने उम्मीद तक न की थी। सचमुच एक ही आदमी में छिपे होते हैं कई आदमी। विकास अब आरती का पल्लू सेट करने में मदद कर रहा था। उसे अपने करीब देखकर आरती को भी पहली बार विकास का नेचर कुछ अलग सा लगा। ये एक अलग ही विकास था। ये तो हरगिज नहीं जिससे वो कल शाम मिली थी। विकास की शक्ति को लेकर बनी उसकी धारणा
खुलने लगी थी। वह उसके इतना करीब था। उसकी सांसें अब आरती की सांसों में मिल रही थीं। आरती ने घबराकर अपनी आंखें बंद की। परफेक्ट, चलो अब ये वाला सेट हो गए, पहन लो। साड़ी बन चुकी थी और उसे निहारते हुए विकास ने बेड पर रखे सामान में से एक डायमंड का सेट उठाया और हार उसके गले में पहना कर पीछे से उसकी डोरी सेट करने लगा। सामने वार्डरोब में लगे आदमकद शीशे में सब दिख रहा था। आरती ने खुद को निहारा तो सचमुच वह किसी नवविवाहिता की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। लाज का सुर्ख रंग अनजाने ही उसके गोरे चेहरे पर उतरने लगा। विकास ने उसे देखा तो वह जैसे अपलक झपकना ही भूल गया। गोरा रंग, लंबा कद, चेहरा जिस्म, सुनहरे बाल, भूरी आंखें। उस पर गुलाबी रंग की उस सुंदर बनारसी साड़ी ने उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया। आज विकास ने पहली बार आरती को इस रूप में इतने करीब से देखा था। वाकई वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसके मन में एक ख्याल कौंधा। उसकी माँ ने अगर अपने लिए किसी बहू का सपना देखा होगा तो वह बिल्कुल ऐसी ही होगी। उसे तसल्ली हुई कि आरती को चुनकर उसने कोई गलती नहीं की। उसका मन अनायास ही आरती की ओर खिंचने लगा। मदहोशी में उसका मन बहकने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वह जैसे किसी नींद से जाग उठा। आरती से नजर फेर कर वह बाहर निकलने लगा। चलो जल्दी से अपनी पैकिंग सब खत्म करो। विकास के भाव का यूं बदल जाना आरती को कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने भी राहत की सांस ली। खुद को संभाला और जल्दी से सारे सामान की पैकिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद वे दोनों कार में बैठे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और कार तेजी से गांव की ओर दौड़ रही थी। आरती ने अपनी माँ का जीवन बचाने के लिए विकास की बात मानने में बहुत वक्त नहीं लगाया था। क्या करती, भला बुरा सोचने का वक्त ही न था। विकास ने अपने वायदे को बखूबी निभा दिया था। लेकिन अब जबकि विकास के एहसान को उतारने की उसकी बारी थी, उसका मन अजीब सी आशंकाओं से घिर गया। वह गांव क्यों जा रही थी, उसे मालूम नहीं था। उसे विकास ने केवल यही बताया था कि उसे विकास के घर वालों के सामने उनकी बहू की एक्टिंग करनी है। इससे अधिक उसे कुछ नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला था और आगे गांव में उसे क्या करना होगा। वैसे भी पहली बार वह अपनी माँ से दूर जा रही थी, वह भी केवल माँ की ही जिंदगी के लिए। ओह, पता नहीं मेरे दुर्भाग्य का कभी अंत होगा कि नहीं। जल्दी मुंह उठाकर, अरे ये तक नहीं पूछा कि कहाँ है विकास का गांव, क्यों करनी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लाखों रुपए कोई यूं ही किसी अनजान को नहीं देता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हे ईश्वर, सब ठीक करना। बस माँ को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, उनका ध्यान रखना। मन ही मन बड़बड़ाते हुए आरती ने विकास की ओर देखा तो आरती से बेखबर वह खुद भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने गांव में जन्म जरूर लिया, लेकिन मेरी माँ की जिद पर मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। मेरी पढ़ाई शहर में हुई और मैं कभी वापस गांव नहीं जाना चाहता था। कई सालों से मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, लेकिन माँ की बहुत याद आती थी। आज इतने सालों बाद लौट रहा हूँ उसी दुनिया में जिसे भूलकर आगे बढ़ सकूं। बस थोड़ी देर और माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बीच रास्ते में गाड़ी दो बार रुकी, लेकिन दोनों ने हल्का फुल्का कुछ खाया और चाय पी, लेकिन दोनों के बीच कोई विशेष बात नहीं हुई। आरती ने नोट किया कि इस बीच विकास का फोन बिजी रहा। तभी एक फोन देख कर वह घबरा कर बोला, प्रणाम बाबूजी। जी हाँ, जी बस रास्ते में हैं बाबूजी, बस आ रहे हैं। जी, जी हाँ बाबूजी, वह हमारे साथ हैं, उन्हें लेकर आ रहे हैं। आरती समझ गई कि शायद ये विकास के घर से फोन था। विकास को यूं घबराते देखकर एक बार को उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साथ ही उसे तसल्ली हुई जानकर कि सचमुच विकास उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने घर ही ले जा रहा है।
गाड़ी अब तेजी से रास्ते पर दौड़ रही थी। आरती ने देखा शहर अब बहुत पीछे छूट चुका था। हाईवे से उतरकर गाड़ी अब गांव के बीच से गुजर रही थी। जमीन कई जगह इतनी उबड़-खाबड़ थी कि संभल कर बैठने के बावजूद आरती कई बार विकास पर जा गिर रही थी। वे लोग गांव की सीमा शुरू होने से कुछ किलोमीटर पहले थे। गाड़ी अब भी खेतों के बीच बने रास्ते पर से गुजरते हुए कच्चे में उतर चुकी थी। तभी कच्चे रास्ते पर एकाएक 4-5 गाड़ियों ने आगे पीछे से उसकी कार को घेर लिया। ड्राइवर को घबरा कर कार रोकनी पड़ी। तभी कई लोग उन गाड़ियों से उतरे। उन सब की कद-काठी दबंगों जैसी थी और सबके हाथ में बंदूकें थीं। वे सभी हवाई फायर करते हुए और अपनी भाषा में चीखते हुए कार के चारों तरफ घेरा बनाकर धीरे-धीरे कार की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएँगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।